अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। बिल आखिर तकरीबन 1 महीने की पुरमुशक्क़त एक्सरसाइज के बाद 26वीं आइनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई और अब से कुछ ही देर में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा, जहाँ पे भी हुकूमत पुर उम्मीद नहीं बल्कि पूरी यकीन है कि उसको वहाँ से भी उसी तरह से 2/3 अक्सरियत का वोट मिल जाएगा। पूरी कोशिश होती रही मौलाना को साथ मिला लें, लेकिन उसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि जी हमारे पास तो प्लान बी भी तैयार था। और तो और कहा यह भी गया कि मौलाना साहब ना भी आते, पूरी कोशिशें कर ली, मिन्नतें कर ली, तरले कर लिए, जब वो आ गए, जब उन्होंने वोट भी दे दिया तो अब कहते हैं कि जी वो ना भी आते तो भी हमारे पास नंबर्स पूरे थे। अब उनसे अगर कोई सवाल करे कि जी आपके पास नंबर कैसे पूरे थे, क्या वो बात सही थी जो JUI के रहनुमा कह रहे थे कि कुछ रहनुमा को धमकियाँ मिल रही हैं, कुछ मिसिंग है। फिर BNP के जो सरबराह अख्तर बेंगल साहब वो भी यही बात कर रहे थे, PTI तो बहुत अरसे से ये बात कर रही थी, लेकिन वो इसका जवाब देंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पे बहुत से लोगों का ज़मीर जाग जाता है। वो ज़मीर किसको कहते हैं ये उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन बहरहाल जो सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर 63 अरकान थे, 64 वोट्स दरकार थे और जो वोट पड़े हैं उनके तादाद 65 हो गई है। यानी ये जो आइनी तरमीम अब मंजूर हुई है इसमें 22 शिक़ें हैं और 22 के 22 मुत्तफ़िक़ा तौर पे शुरू में 5 या 4 वोट पहली शिक़ को अपोजिशन में पड़े, उसके बाद तमाम के तमाम शिक़ें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गई और अब से कुछ देर बाद जो है वो कौमी असम्बली का सेशन होगा। वहाँ सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि वहाँ पर भी 223 अरकान हैं, बेसिकली 224 वोट दरकार हैं, यानी एक वोट है। अब फिर कोई ना कोई बाज़मीर उनमें मौजूद होगा जो वो वोट भी देगा। PTI की अगर मैं बात करूँ तो PTI के बारे में शुरू से ही कहा जा रहा था कि उन्होंने कोई मुसविदा ही नहीं दिया, अब वो कहते हैं कि जी हमारा तो शुरू से इरादा ही यही था कि हमने वोट डालना ही नहीं है इसके हक़ में, तो फिर हम इतनी जिसको कहते हैं यूजलेस एक्सरसाइज क्यों करते। और इस बात का बाकायदा तौर पे जो अनाउंस किया बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो कि उन्होंने आज कहा, क्या कह रहे थे सुनते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतकद है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मोतकद है, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आजाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी होगी, मौलाना साहब के साथ इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शुरू से JUI ये कहती रही कि नाम PTI के साथ है, नाम हुकूमत के साथ है। और बहरहाल लेकिन आज उन्होंने जाके वोट किया जो हुकूमती तरामीम थी उसके हक़ में। आसिम नज़ीर तारर साहब जो कि वज़ीर क़ानून भी हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने ये बिल सेनेट में पेश किया और जो पूरी तफसील उन्होंने वहाँ पे बताई, शेख बशेख उन्होंने वहाँ पे ब्रीफ किया। कोई उनका भी एक क्लिप है, वो सुनते हैं। जो एक बयानिया बनाया गया कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है हमारे जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब, शायद उनको तकर्रुर करने के लिए किया जा रहा है। वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए एक जगह पे सारे मेंबरान बैठेंगे और अदलिया, पार्लिमान, एग्जेक्टिव और स्टेक होल्डर्स एक कमीशन में बैठ के फैसले करेंगे मेजॉरिटी वोट के साथ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके पास जजेस को अपॉइंट करने की सिफारिश का इख्तियार है, उसे उनकी एवेल्युएशन, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का भी इख्तियार होना चाहिए। ये बंद दरवाजों के पीछे जो मामले होते हैं हम उन्हें नहीं मानते। परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन करेंगे, पार्लिमानी पार्टी करेगी, जजेस की एवेल्युएशन करेगी। साथ में उन्होंने कहा कि जो जजेस अपॉइंटमेंट है उनमें शफाफियत। अब इस पर जो अपोजिशन है यानी जो PTI है वो क्या ये समझती है कि ये शफाफियत होगी या मज़ीद सियासत की तरफ हम इस को भी धकेल देंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी सेनेट में उन्होंने भी तकरीर की और उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी दिखाया कि जी हमने PTI के लोगों से पहले कह दिया था, या उन्होंने कह दिया था किसी हक़ में तरमीम में नहीं वोट करेंगे। मज़ीद क्या कह रहे थे सुनते हैं। जो आज कोशिश की जा रही है उसका जो पूरा अमल है, लोगों को ज़बरदस्ती
लोटा बनाना, लोगों से जबरदस्ती करके वोट लेना एक आईनी तरमीम के लिए, लोगों को जदोकोब करके वोट लेना, ये जो अमल ये सारा हो रहा है, मेरी नज़र में जनाब चेयरमैन, ये ना सिर्फ जुर्म है, ना सिर्फ ये आइन के खिलाफ है। हो सकता है आप बिल पास करा लें, आपको बड़ा कॉन्फिडेंट है आप कि करा लेंगे, शायद करा भी लें, लेकिन अगर आप हमारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है सर। जब ये आईनी तरमीम आ रही थी तो आर्टिकल 63A की रूह को सामने रखते हुए हमने एक फैसला किया, एक पार्लियामेंट्री मीटिंग की, और पार्लियामेंट्री मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस पे मैंने सारे जो हमारे सेनेटर हजरात हैं उनके दस्तखत भी दिए। तो अगर आज कोई कोशिश करेगा इनमें से आके वोट करने का, तो उनका वोट आप काइंडली काउंट ना करें। वैसे उनके वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो लोगों के नाम भी लिए जा रहे थे कि कुछ लोग मिसिंग हैं, कुछ लोग नाम राब्ते में नहीं है, उनके वोट की कम अज़ कम अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। कौमी असम्बली में सिर्फ एक वोट दरकार है। शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख वकास अकरम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी शेख साहब, मैं ज़रा ये जो आईनी तरमीम है इस पर कुछ शिकों पे आपसे बात करूंगी और आपकी राय लूँगी। आपकी राय से मुताल्लिक़ ज़ाहिर है जो आपकी पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने कहा था कि जी हमारे लोग मिल नहीं रहे हैं, हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, धौंस धमकी हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आज जो वोट इनको पड़ गए हैं तो वहाँ तो इनकी कहीं से ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो क्या आप लोगों के पास इसके कोई सबूत थे कि उनकी तरफ से ये चीज़ें हुई हैं? क्योंकि उन्होंने तो उनके बगैर बआसानी 2/3 अक्सरियत से मंजूर करा ली सर सेनेट से। देखिए, हमारे लोग जिनका जिक्र मैंने पहले किया था और कल तो मैंने मीडिया को बाकायदा तौर पे 2 सेनेटर्स के नाम भी दिए थे, वो सेनेटर्स आज भी हमारे राब्ते में नहीं। जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मेंगल साहब के सेनेटर्स को सेनेट में लाया गया है, विजुअल्स आपने देखे गए होंगे, जिस तरीके से वो अपने घरों में भी मौजूद नहीं थे और पता नहीं कहाँ से वो गाड़ियों के अंदर सिक्योरिटी के हसार के अंदर किस तरीके से वो सेनेट में पहुंचाए गए। मेरे ख्याल में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और मुझे उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब के सेनेटर्स और ये जो सेनेटर्स थे जो हम कह रहे हैं मेंगल साहब के, जो कि बेसिकली धौंस पे, बदमाशी पे और ब्लैकमेलिंग पे जबरदस्ती उठा के वहां पे लाए गए और इजाजत भी नहीं दी गई मेंगल साहब को वहां बैठ के उसको वो देखने की, उनको ढूंढते रहे ताकि उनसे बात कर सकते। तो हमारे वो 2 सेनेटर्स भी वहां हमारी इतला के मुताबिक मौजूद रहे। सेनेट की जो कहते हैं जो पार्किंग है चेयरमैन की अंडरग्राउंड, वहां गाड़ियों में बैठे रहे और एक सिक्योरिटी के हसार में हमें बताया जा रहा है, और उनको ऊपर नहीं लाया गया क्योंकि वो पूरे कर लिए गए। अब किस किस्म की कमिटमेंट थी और किस डील के तहत उनको गायब किया गया, ऑब्वियसली वो वोट चाहते थे। जब वोट पूरे कर लिए गए और उनको ये खदशा हुआ कि पीटीआई के लोग तो अंदर मौजूद हैं और वहां पे कोई नया तमाशा ना बन जाए, तो जब वो उनके बगैर काम चला सकते तो उन्हें चलाया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब डक नहीं है या वो चले नहीं गए हैं या डिफेक्ट नहीं कर गए हैं या उन्हें लालच या धौंस नहीं इस्तेमाल किया गया है। वो सब चीजों पे हम स्टैंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो जिन 2 सेनेटर्स का यानी फैसल सलीम साहब और डॉक्टर जरका साहिबा, ये दोनों का नाम की बात कर रहे हैं ना आप? जी, कोई राब्ता नहीं हुआ। चले सर, मौलाना साहब के किरदार को इस तमाम तर एक्सरसाइज में आप किस तरह से देखते हैं? तकरीबन 1 माह से कुछ कम ही होगा कि आप लोगों की मुलाकातें होती रही, मीटिंग्स होती रही, मुसव्विदों पे बातचीत होती रही। पीटीआई अपना मुसव्विदा तो नहीं दे सकी, बाद में उनका हमने देना ही नहीं था। तो ये जो इस तमाम तर के बाद और मौलाना साहब की बहुत सारी यकीन दहानियों के बाद आज मौलाना साहब का जाके इस तरमीम के हक़ में वोट कर देना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, बात यह है कि मौलाना साहब की अपनी एक पार्टी है और हर पार्टी की एक अपनी लाइन होती है। मौलाना साहब के किरदार को हमने सराहा है। बैरिस्टर गौहर ने भी बात बड़ी वाज़ेह कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि जो ड्राफ्ट पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और अब ये जो आखिरी चौथा जो पेश किया गया, जो असिस्टेंस थी जिस हवाले से पीटीआई के लोग उनसे एंगेज करते रहे, मैं ये समझता हूँ कि उस नतीजे के हवाले से पहले ड्राफ्ट की निस्बतन चौथा ड्राफ्ट जो था
वो टोन डाउन किया गया, उसमें उनको हमने असिस्ट जरूर किया, ना हम उसका हिस्सा बने किसी प्रोसीडिंग का, और ना हमने हुकूमत से कमिटमेंट की थी, और ना हमने मौलाना साहब से कोई ऐसी कमिटमेंट की थी कि हम उस पर वोट करेंगे पहले दिन से। बहुत सी चीजों को टोन डाउन करने के लिए इत्तेफाक जरूर हुआ, मगर कभी भी इस अमेंडमेंट के ऊपर हमें इत्तेफाक नहीं था, इसलिए ऑलमोस्ट कंसेंसस की बात की गई, जिसको हमने यही तस्वीर दी कि पहले ड्राफ्ट की निस्बत ये ड्राफ्ट जो है वो टोन डाउन, एंड दैट्स इट। हमने क्लैरिटी के साथ हमेशा कहा कि ये हम इस पे वोट नहीं कर सकते, क्योंकि जिन चीजों के बुनियादी तौर पे हम खिलाफ है, जब वही शिकें अंदर मौजूद रहेंगी तो कोई शिक आती है या कोई जाती है, डज इट रियली मैटर? मतलब आज तो हमने इसको अपने एलानिये में जो है वो स्याह दिन के हवाले से याद रखने के लिए लोगों को इस्तदा की है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव ने अपना इफेक्टिव कंट्रोल हासिल करने का बिल जो है वो मंजूर करवा लिया है। अभी ये कौमी असम्बली में जा रहे हैं। ये जुडिशरी को पे कब्जा है, ये जुडिशरी के इख्तियारात पे कब्जा है। ये हमें जजेस की अपॉइंटमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो कंपोजिशन ऑफ दी वो जो कमेटी है, मैं इस पे आती हूँ शेख साहब, एक सेकंड, मैं इस पे आती हूँ। क्यों नहीं होगा ये? ठीक है, मैं इस पे आपसे पूछूंगी, मैं आपके पूछूंगी सर, एक सेकंड शेख साहब। और पाकिस्तान में एक नई मिसाल कायम की गई है, इनको कोई शर्म नहीं है और कोई हया नहीं है इनको। अच्छा, इस पे मैं ज़रा बात करती हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर फ्रॉम द डे फर्स्ट यू पीपल हैव डिसाइडेड कि आपने इसके हक में वोट नहीं देना, तो ये जो माजरत के साथ ये जो आनियाँ जानियाँ थी, मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट का वफ़द जा रहा है, फिर आपका वफ़द जा रहा है, तो फिर ये क्या था सर? मैं आपको बता देता हूँ कि लफ्ज़ आपने अजीब इस्तेमाल किया, आनिया जानिया। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं कि हम इस मुल्क की सबसे मैंने माजरत के साथ कहा है सर, मैं माजरत करती हूँ, मैंने सिर्फ माजरत के साथ इसीलिए किया, आनिया जानिया को प्लीज नेगेटिव उसमें नहीं लीजिएगा, लेकिन बहरहाल होता है ना कि आप मीटिंग्स कर रहे होते हैं, जी सर जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, वो जमात है जिसके मैंडेट पे डाका मार के ये चोर आज बड़ा जमान है, जिन चोरों और डाकुओं ने आज ये दोस्त धांधली और गुंडागर्दी से ये जो अमेंडमेंट पास कराई है। हम किसी भी जमात के साथ, ऑपोजिशन में बैठी हुई जमात के साथ, किसी वक्त भी किसी भी चीज पे एंगेज कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इशू हो रहा था, हम उसे रोकना चाहते थे, हम उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि ये जो चीजें इसमें लिखी हुई है ये बिल्कुल गलत है, ये जुडिशरी की आजादी के ऊपर हमला है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमला है, ये 63A के हवाले से है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टेलर मेड एक शिक ला रहे हैं जिसको उसको वापस बाय रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो हम उन्हें कन्विंस करने के लिए एंगेज कर रहे थे, और हमारा राइट है कि हम उन्हें कहें कि ये गलत है, आप इसमें ना शामिल हो। उसका कम से कम हमें ये फायदा जरूर हुआ कि बहुत सी चीजें हमारी असिस्टेंस के साथ टोन डाउन हो गई और वो इस मुसद्दे का हिस्सा नहीं है। मगर हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम इस आईनी तरमीम के ऊपर वोट करेंगे या उनके साथ जाएंगे। इस हवाले से हम किसी को भी कायल करने की कोशिश कर सकते हैं। मौलाना साहब ने खुद कहा कि वो हमें कायल करने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियसली ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जब मौलाना ने कहा कि वो हमें कायल करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि हम किसी चीज पे नहीं मान रहे थे तो हमें इसीलिए कायल करने की कोशिश कर रहे थे। एंगेजमेंट विद द अदर ऑपोजिशन पार्टी, दिस इज आवर राइट एंड दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें ये होना चाहिए। हम ऑपोजिशन तो आपस में कंसेंसस कर सकती थी। हमने माजी के इख्तलाफात बुलाए और उस पर इमरान खान साहब ने भी मौलाना के रोल को सराहा है, मगर उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना फैसला है। हम ये समझते हैं कि हमारी असिस्टेंस से बहुत सी चीजें टोन डाउन जरूर हुई हैं, मगर जो असल चीज जानी चाहिए थी न उस पर हमें पहले इत्तेफाक था न हमें आज इत्तेफाक है। हमारे चंद लोग जो बात थे उन्होंने इसको अपोज भी किया है, और उस एंगेजमेंट को मैं ये समझता हूं कि एक हेल्दी प्रोसेस समझना चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि ये आनिया जानिया थी। चलो ठीक है। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा इस पे आ जाती हूँ तरमीम पे, जो आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम। असल में आपका इख्तिलाफ किन किन शिकों पे है? जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार पर है, आईनी अदालत नहीं बनी, आईनी बेंच बन गया, उनकी जजेस की तकर्री पर है, या इलेक्शन कमीशन की जो अभी आप बात कर रहे हैं वो है, इवैल्यूएशन है, जुडिशल कमीशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन पर है, या पार्लिमानी कमेटी जो कह रहे हैं 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी और वो भी जजेस की तकर्री करेगी, या जजेस चीफ जस्टिस तकर्री 3 नाम आने के बाद। वो अपॉइंटमेंट है द अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल कमेटी ऑफ द चीफ जस्टिस आउट ऑफ 3। हमें इस पे एतराज है, और एतराज क्यों ना हो।
भाई उस कमेटी के अंदर आपकी तादाद ज्यादा है और आप अपनी तादाद ज्यादा होने के थ्रू उन 3 में से आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वजीर आजम के लोग बैठे होंगे, वजीर आजम चीफ जस्टिस चुन रहा होगा। और इसका मतलब क्या है कि पूरा साल वो जो 3 सीनियर जजेस होंगे जिनको पता है कि हुकूमत ने हम में से एक जज उठा के आगे लगाना है, वो सिवाय हुकूमत की खुशामद, हुकूमत को राजी करने और हुकूमत के हाथ में खिलौना बन के रह जाएंगे। वो जुडिशली परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, वो इंसाफ नहीं दे रहे होंगे, वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे होंगे कानून की, वो सिर्फ हुकूमत को राजी करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि उनमें से किसी एक को वजीर आजम ने चीफ जस्टिस बनाना है। हम क्यों दें इख्तियार वजीर आजम को या हुकूमत को चीफ जस्टिस बनाने का। अभी एक टीवी प्रोग्राम, मैं इधर बैठा था, इसमें ये टीवी पे देख रहा था, पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर ने कहा कि जी हम क्यों ना इख्तियार इस्तेमाल करें जजेस की अपॉइंटमेंट का। ओ भाई, आप वो लोग हैं कि जिनके पास जब हुकूमत आती है आपके पास एक SHO थानेदार लगाने का इख्तियार होता है और उस इख्तियार पे आप अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं और उस थानेदार को आप इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, उस SP को आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को अगवा करने के लिए। जब जजेस की अपॉइंटमेंट आपके हाथ में चली जाएगी तो आप इस कौम का क्या तमाशा करेंगे, इस कौम के साथ आप क्या करेंगे, ये कानून को हाथ लगाने वाली बात है। हम इस पे कैसे मान जाते। और दूसरा, द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ये टेक्निकल चीज है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इज टू बी प्लेस्ड एक्सक्लूसिवली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। यानी कि अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो ये जो हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं इन पे एग्जीक्यूटिव का इफेक्टिव कंट्रोल आ जाएगा। क्यों? ये एक अलग पिलर है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव अलग पिलर है। आप एक पिलर को दूसरे पिलर पे कंट्रोल क्यों देना चाह रहे हैं? और इसमें बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से चीजें हैं। इसकी ट्रांसलेशन सीधी सीधी ये है, मर्जीदा जज लाओ, मर्जीदे फैसले कराओ, मर्जीदी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कराओ जब दिल करे। और फिर हाई कोर्ट की पावर्स को जैसे कर्टेल करने की कोशिश इन्होंने की है कि हाई कोर्ट अपनी उससे तजावुज ना कर सके। मतलब ये क्या चाह रहे हैं? ये एक वो शिक ऐसी है कि जिससे एक तरफ ये आपके आगे ड्रामा कर रहे हैं ना, हमने मिलिट्री ट्रायल का रास्ता रोक दिया। ओ भाई, जब आपने ये कोर्ट अपनी बनवा ली, अपना चीफ जस्टिस ले आएंगे तो फिर तो आप जिसको मर्जी मिलिट्री कोर्ट की तरफ भेज दें। आपने इंटरप्रिटेशन करनी है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर आप जिसको मर्जी पार्टी को बैन करवा दें। तो ये बेसिकली हमारी पार्टी को बैन करने के लिए ये इनकी ये साजिश थी जो इन्होंने गुंडागर्दी से, धौंस से, बदमाशी से जो है वो इन्होंने वो पूरी करवाई है। तारीख भी देख रही है, ये स्याह दिन है, विल मार्क इट एज अ ब्लैक डे। और इस पे हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमें ये अच्छा एक सेकंड शेख साहब, ये एक सेकंड शेख साहब माजरत, एक सेकंड सर, आपकी अगली मतलब क्या होगी ये मैं एक ब्रेक के बाद जानूंगी कि अब आप खामोश, आप कह रहे नहीं बैठेंगे, तो ये थोड़ा सा टीजर दिया है, आगे रुक जाएगा, ब्रेक के बाद पूरा बताएगा। लेकिन मुख्तसर सा सवाल ये करती चलूँ ब्रेक से पहले कि क्या आपको ये अंदेशा है कि ये जो रिफॉर्म्स हुई हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के अंडर द अम्ब्रेला, ये PTI को बैन करने के लिए या जो बानी चेयरमैन है उनका केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए हुई, ये अंदेशा है आपको? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अंदेशा है और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज नहीं कह रहे, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। और इसीलिए हम अपने माजी के मुखालफों के साथ जो है वो बैठे, एंगेजमेंट की। हम वोट तो नहीं दे सकते थे, ना हमने देना था, क्योंकि हम इसकी रूह के ही खिलाफ थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के साथ खेलें, मगर एंगेजमेंट करके इसको टोन डाउन जरूर कराना चाहते थे। इत्तेफाक तो इस बात पे हो ही नहीं सकता जी। ओके फाइन, तो सर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और मुझे प्लीज़ अलाउ कीजिएगा, मैं ब्रेक से जैसे वापस आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बहरहाल आप लोगों ने कोशिश की लेकिन तरमीम आ गई, सेनेट से मंजूर हो गई, कुछ ही लम्हों में या कुछ ही मिनट्स में कौमी असम्बली का इजलास होगा, वहाँ से भी अप्रूव हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी। फिर PTI के पास क्या ऑप्शन मजीद रह जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, शेख वकास अकरम साहब से जानेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात PTI। बहुत आम उन्होंने बात की कि उनको इस चीज़ का अंदेशा है कि ये तरमीम करने के बाद या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगा दिया जाएगा या बानी चेयरमैन का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाएगा। शेख वकास अकरम साहब, उसके साथ अब बताइएगा कि बहरहाल तरमीम तो हो गई, सेनेट से तो 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई, अब
कुछ ही देर में कौमी असम्बली। अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा PTI का? देखिए, अगला लाहे अमल जो है वो तो बड़ा अहम है और बड़ा ही हमें सोच समझ के उसके ऊपर लोगों को साथ लेके चलना है। ऑब्वियसली वो एहतजाज है और वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कब हम उसको शुरू करेंगे और उसको हम किस इंटेंसिटी के साथ और किस शिद्दत के साथ पुरअमन तरीके से कर सकते हैं, इसके हवाले से एक मीटिंग हम बुला चुके हैं, दूसरी मीटिंग मुतवक्को है जल्द, और फिर उसके बाद हम खान साहब से रहनुमाई इसके ऊपर इस दफ़ा ज़रूर लेंगे ताकि किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि अब इस आईनी तरमीम के जिस गैर कानूनी और गुंडागर्दी और बदमाशी के जरिए इसको अप्रूव करा लिया गया है, अब हमारे जो क़यादत जो है वो जिसको हमने एब्डक्शंस के, गिरफ्तारियों के, ब्लैकमेल के मुजवजा खतरे के तहत हमने यहाँ से रूपोस्ट किया था, वो सारे वापस आ जाएंगे और अब हम बड़ी फोर्स के साथ इन चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। बट एज येट वी विल नॉट अनाउंस एनीथिंग ऑन टीवी जस्ट राइट नाउ, बट ये एक वेल थॉट तरीके से होगा और एहतजाज के अलावा कुछ नहीं है। और अब मुझे लगता है कि एक लंबा ये एहतजाज जो है वो होगा, बट जैसे पार्टी की क़यादत जो है वो खान साहब की रहनुमाई में डिसाइड करेगी, वी विल शेयर विद पीपल और सारे लोग हमारे साथ। एंड सर, यू थिंक कि अगर आपका जो एहतजाज होगा तो ये जो आईनी तरमीम मंजूर हुई है अंडू हो जाएगी? नहीं, देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि अंडू हो जाएगी, मगर जब एहतजाज एक खास हद से आगे चला जाता है तो फिर बहुत सी कुव्वतों को घुटने टेकने पड़ते हैं। ये सरकार जिसके पीछे कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ये तरमीम जिसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया है, और जो बढ़ती हुई महंगाई और जो फ्रस्ट्रेशन आवाम में पाई जा रही है और जिस तरीके से स्टेट को पुलिस स्टेट बना दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत से लोग शामिल हो जाएंगे। आप ये देखें वकला के साथ क्या हो रहा है, आप ये देखें कि पंजाब में बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये जब सब एलिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम जो है वो भी घुटने टेक देते हैं, और जब घुटने टेके जाएंगे तो फिर चीज़ें बहुत सी ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और एहतजाज की नौयत क्या होगी, डेफिनेटली ये उनकी पार्टी ही डिसाइड करेगी। शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे कि हम इस पर एहतजाज करेंगे और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इमरान खान साहब से उसकी मुशावरत भी होगी, लेकिन उसका हासिल क्या होगा अल्लाह को पता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तारीख़ में देखें, PTI के पिछले एहतजाज देखें तो वो इतने कोई मौसर नहीं थे, कहा जाए तो गैर मौसर ही थे, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे, लीडरशिप नहीं थी। लेकिन अब उनका कहना है कि अब हम वो बार नहीं होगा, लीडरशिप हमारे साथ होगी जो सेकंड टियर की है, और फिर हम एहतजाज करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या उनके गोल्स होंगे और क्या उनके टारगेट्स होंगे और क्या वो अचीव कर पाएंगे। एक और ब्रेक लेना है हमने, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं, सीनियर लॉयर रियासत अली आज़ाद साहब होंगे, और पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ आमिर इलियास राना साहब होंगे, और उनसे हम ज़रा इसके जो आईनी तरमीम जो मंजूर हुई है उसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और किसी भी लम्हे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो सकता है, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मौलाना साहब भी असम्बली में थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट में मौजूद हैं, और PTI का वफ्द उनकी दावत पर, उनके बुलाने पर मौलाना साहब के पास पहुंचा है, और इस वक्त PTI के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात जारी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, और कुछ ही देर में रियासत अली आज़ाद साहब भी हमारे साथ होंगे। आमिर इलियास राना साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? आप तो काफ़ी बाखबर सहाफ़ी भी हैं। कितनी देर में कौमी असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा? और जिन नंबर्स की बात हो रही है, मेरा ख्याल है हार्डली एक नंबर का फ़र्क है जो अभी इनको इनके पास शायद 224 इनको रिक्वायर्ड है, 223 हैं। एक का तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला हल हो गया सर, या एक से ज़्यादा ही मिल चुके हैं? नहीं, देखें ना, मसला कौमी असम्बली में था
और न सेनेट में, मतलब न सेनेट में था ना कौमी असेंबली में। देखें ना, पीटीआई के सेनेटर्स, मैंने कल कहा था कि 6 सेनेटर्स इनके पास मौजूद हैं, तो 2 इन्होंने पीटीआई जो जेयूआई के थे वो सुबह वापस कर दिए। 2 सेनेटर्स जो थे मैंगल साहब के उन्होंने बखुशी वोट डाल दिया, ठीक है। और 2 जो पीटीआई के थे वो उन्होंने रख लिए कि जरूरत क्या है नाअहल कराने की, कि 64 चाहिए थे, इनके पास 66 थे क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने वोट नहीं डाला और 65 हो गए। तो उधर 224 हैं। आपको पता है कि जब 224 थे तो एक्चुअली मौलाना के 8 के साथ इनको 2 सेनेटर चाहिए थे, 2 कौमी असेंबली के मेंबर चाहिए थे, लेकिन टाई ना कराने के लिए कि कल को कोई चैलेंज करे कि स्पीकर का वोट, तो 3 चाहिए। तो आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के अलावा 8 अरकान वो हैं जो आजाद हैं एक्चुअली, जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नहीं आते, और उसके अलावा भी लोग हैं इनके पास। तो ये उनमें से 3 लोगों के वोट डलवा देंगे, क्योंकि आजम नजीर तारड़ की ये बिल्कुल ख्वाहिश और थी कि कम से कम, मतलब जब हमें जरूरत नहीं है तो आप इजाफी वोट क्यों डलवाते हैं और नाअहल क्यों कराते हैं, फिर उनका री इलेक्शन होगा। तो लिहाजा वो उन्होंने तय किया हुआ है कि तो भाई ठीक है, छुपा के रखिए, बचा के रखिए। तहरीक एतमाद में भी यही हुआ था ना सर, बचा के रखा था, जरूरत नहीं। कहते हैं ना पंजाब असेंबली में उन्होंने ज्यादा डलवा दिए थे तो फिर ज्यादा नाअहल भी हो गए थे ना। वो जो सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की थी ना 63A को रीराइट करके, तो वो अब वापस हो गई है। अब उसको कहते हैं जी ये टाइमिंग बड़ी है, मैं काम बड़ा ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो हैरान होता हूँ लोगों के तबसरों पे, भाई या वो गलत था या वो आज ठीक है, बस एक बात होनी चाहिए ना। टाइमिंग किस चीज को कहते हैं? जब वो जज लेके बैठे रहे फैसले को तो बात तो होती है ना। चले, रियासत अली आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियासत अली आज़ाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रियासत अली आज़ाद साहब, मुबारक हो आपको। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। आप कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर बैठे होते थे और आप कहते थे होगी नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी, तो फिर हम देखेंगे। हो भी गई और आपने देख भी लिया सर। अच्छा नादिया, बात ये है कि आपने मुझे मुबारक दी, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरीके से आज 2 लोगों ने 26वीं तरमीम जो है वो मंजूर की। एक हाल से बोलता रहा और एक प्रिजाइडिंग चेयर से बोलता रहा, और किसी सेनेटर को ये अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि वो खड़ा हो के उस पर कोई बात करता, कोई अपनी आउटपुट देता। समझे एक पपट्स की तरह वहां पे ये कार्रवाई हुई और हाथ खड़े करके लोगों ने, या उठक बैठक जो वो कहते रहे टेक दी सीट्स एंड फलां और फलां, इससे अलावा वहां पे कुछ नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है, हमने कहा था नहीं होगी, आईनी कोर्ट बनी है नादिया, नहीं बनी। क्या सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुए? नहीं हुए। क्या आर्टिकल 199 की जो पावर कर्टेल करना चाह रहे थे वो हुई? नहीं हुई। ये क्या हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाह रहे थे? हुई? नहीं हुई। आप देखें 189 ये खत्म करना चाह रहे थे, 190 करना चाह रहे थे, आर्टिकल 8 को और आर्टिकल 9 को वो हुए। हमारा 70 से 80% अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए। जो 25% हुआ उसमें मैं कमेंट इस तरह से करूंगा कि देखिए, हमने 28 साल इस चीज से छुटकारा लिया था कि अदलिया के अंदर इंतजामिया की मुदाखलत नहीं होगी, और जो 1996 सुप्रीम कोर्ट थी और जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 3 था कि अदलिया जो है उसके जुडिशल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ट्राइकोटमी ऑफ पावर को फॉलो किया जाएगा, आजाद अदलिया के उस प्रिंसिपल को नहीं छेड़ा जाएगा। तो आज की ये जो 2-3 चीजें इन्होंने की है, एक सेकंड रियासत अली आज़ाद साहब, एक सेकंड। अभी शेख फकास अकरम साहब से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जब आप उसको एग्जीक्यूटिव के उस पर ले आते हैं कि उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट्स करनी है, और मैं भी कहीं पे पढ़ रही थी कि खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई थी तो उनकी सिस्टर ने सिफारिश की थी, तो किसी ने लिखा कि बल्कि कि जी अब ये प्लीज़ होगा, और शेख फकास अकरम साहब कह रहे थे जब उन्हें पता है इन्होंने हमें लगाना है तो हम उनका ख्याल करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब जजेस का जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, यहाँ पे जो आईनी बेंच है उसके जजेस का जुडिशल कमीशन, पे जुडिशल कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, फिर पार्लिमानी कमेटी का आना, पार्लिमानी और जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून का भी होना और अटॉर्नी जनरल का भी होना, तो ये सारी जो रिकन्स्ट्रक्शन होने जा रही है, इस पे आप लोगों को कोई एतराज़ है या अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार पे?
जी बिल्कुल सरीहन हमारा इस पे एहतजाज भी है, इख्तलाफ भी है कि अब पार्लिमानी लोगों की मेजॉरिटी होगी, यानी एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के जजेस को तैनात करेगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वो मंजूरी देगी, बाकी जजेस की देगी, जिन्होंने आज सेनेट में एक लफ्ज नहीं बोला और जिन्हें लॉ का अलग बे नहीं पता, और ये पार्लिमानी कमीशन, जुडिशल कमीशन इसकी इन जजेस की इवैल्यूएशन करेगा जिन्हें LLB नहीं किया हुआ, जिन्हें कानून और आइन का पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की इवैल्यूएशन करेंगे। इसका मतलब ऐसे है कि जैसे किसी डेंटर को कह दिया जाए कि आप वकील को बताएंगे कि वकालत कैसे करनी है, तो जिसका पता ही जिसको नहीं है वो इनकी इवैल्यूएशन करेंगे। ये बड़े अफसोसनाक है, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर बिल्कुल एक हमला है। आज़ादी अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की उस जजमेंट 96 सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है, और जो इन्होंने आर्टिकल 186 इसके अंदर इंसर्ट किया है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सबॉर्डिनेट नहीं होती। जब आप हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट से एक केस उठा के सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरी हाई कोर्ट में भेजेगी तो आप तो उनको वहां पे मफलूज कर देंगे, उसको आपने एक पपट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आप 3 जजेस का पैनल बना रहे हो, उनमें से एक को चीफ लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि जजेस को आप आजाद मंच नहीं रहने देंगे, वो इसलिए कि वो हुकूमत को अपीज करें, खुश करें, और तब वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अगर वो अपने आइन और कानून और आजाद मंशा से वो फैसले करेंगे तो उनकी इवैल्यूएशन 0 आएगी और उनको चीफ जस्टिस नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका जनाजा निकालने की कोशिश की गई। चलिए एक सेकंड, मुझे जरा आमिर इलियास राना साहब से बात करने दें। आमिर इलियास राना साहब, ये वाला जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि जी आपने 3 का पैनल है, फिर वो उनको गवर्नमेंट को प्लीज़ करे, और हमने माजी में देखा है, खुद ख्वाजा आसिफ साहब इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि यूँ हुआ था, ऐसे चीफ जस्टिस लगे थे, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पिछले जो थे हमारे। तो सर इस तरीक़ेकार का ये जो इम्प्रेशन आ रहा है, इसको किस तरह से गवर्नमेंट डिफ्यूज़ करेगी सर? रियासत अली आज़ाद साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन व्यूज़ अपने अपने। इन्होंने जो पहला हिस्सा बयान किया, दूसरे हिस्से में जिस पे ये कह रहे थे कि देखिए हमने 75% बचा लिया, तो क्या बचाया? जो दूसरे हिस्से में इन्होंने खुद बताया कि हाई कोर्ट से केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, ये वैल्यूएट होंगे, फलां होंगे, ढिमका होंगे। मेरा तो ये पसंदीदा तरीन सब्जेक्ट है, शायद आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा हुई। जितना काम अदलिया ने इस मुल्क में बिगाड़ा है, उतना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बिगाड़ा है। ये मिल के खेलते थे, पहली दफा आपस में लड़े हैं, तो लोगों को पता लग गया कि कहाँ खड़े हैं। मुझे ये बताएं, ये सारों की वैल्यूएशन कर लेते हैं, कहते हैं PNB इश्तिहार दे के भर्ती करो, और खुद चेटों पे भर्ती होते हैं। क्यों जी? एक ही चैम्बर से 3 माशाल्लाह हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं इस वक्त, एक ही लॉ फर्म के। ये कोई तरीक़ाकार है, कोई सिस्टम है इस मुल्क में कि आप सबकी वैल्यूएशन करें और आपको कोई पूछे ना? दुनिया में पार्लियामेंट पूछती है, और बिल्कुल राइट है, चाहे आप उनको जो मर्जी कहें। ये टेंटर पेंटर क्या के बात बनेगी नहीं। जब आपने जितना केस इस वक्त बाहर ने लड़ा है, वो ये लड़ा है कि जी नीचे केस पड़े हैं, ऊपर आप आईनी अदालत ना बनाएं, तो नीचे एवेल्युएशन कौन करेगी? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जनाब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब निगरान जज बनेंगे नवाज शरीफ के केस के, तो जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब क्या करने गए हुए थे? उन्होंने नहीं कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरा हाई कोर्ट का जज लगेगा, वो करेगा, ये मेरी सबऑर्डिनेट अदालत है। तो सारे चुप करके बैठे हुए थे। मतलब यहाँ जिसका जो दिल करता है वो कर जाता है। JIT बनती रही, फैसले होते रहे, हाई कोर्ट क्यों नहीं बोली? जुरिस्डिक्शन उनकी थी। कैसे जस्टिस एजाजुल हसन बुला के जज बशीर को तारीखें देते थे? और उसको मैं चूंकि ये बात अब इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके जज के होने के तौर में और इम्तियाज ताजवर के डिप्टी चेयरमैन होने के, उन्होंने बुला के कहा कि चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान को बता दो कि हम तुम्हें तौहीन अदालत में सजा देंगे। जो JIT की रिपोर्ट है, बगैर कुछ किए फीता खोले फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो। फिर मुंह काला किसका हुआ कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की तो फिर सजाएं बरी होनी थी ना। पहले तो फैसले लिखे हुए दिए जा रहे थे, किसी होटल से जा रहे थे लिखे हुए फैसले, और वो सुनाए जा रहे थे। ये अदलिया का कब एहतसाब होगा? सुप्रीम कोर्ट, ये मुझे बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में अच्छा भला पब्लिक सर्विस कमीशन से सिविल जज आता था, ख्वाजा शरीफ साहब शहबाज शरीफ के पास चले गए और उन्होंने जाके वो सारा इख्तियार सिविल जजों का अपने पास ले लिया। क्यों जी? बाकी सारी दुनिया पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती हो, सिविल जज हाई कोर्ट भर्ती करे, क्यों? ऐसा काम है। आप लोगों से राय क्यों नहीं लेते जी? डरते क्यों हैं? इफ्तिखार चौधरी साहब ने अंगूठा रख के 19वीं तरमीम वापस कराई कि हमारी चिटों पे जज भर्ती होंगे। नतीजा सामने है ना, हम नीचे से टॉप पे आए हुए हैं। क्यों? इस पे कोई बात नहीं करता। जस्टिस खोसा साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, सीनियर मोस्ट जज होते हुए 6 से 7 केस से ज्यादा नहीं सुनते थे, उठा के फाइल मारते
थे। जब चीफ जस्टिस बने तो 4 से 5 केस लेते थे कि मैंने बस इतने सुनने हैं। क्यों जी? हम सारे टैक्स पेयर आपको चलाएं और आप फैसले देने के लिए बैठ जाएं। ये 60-65 हजार केस क्यों नहीं खत्म होते आपसे? आप सारा साल सियासत करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल से सुप्रीम कोर्ट, अगर वो 200 ही केस हैं तो क्यों नहीं खत्म करती? सुबह मोटो पे साकिब निसार ने पूरी सुप्रीम कोर्ट चलाई। यहाँ किसी को तो एहतसाब करना है ना, ये सबका एहतसाब करते हैं। ये अदलिया जो है मुकर्रना में भी घुस जाती है, ये उसको इंतजामिया को भी दबा लेती है। इनका प्रमोशन से क्या काम है? डंडा दे के नोटिफिकेशन कराते हैं, ये इनका काम है। ये फैसले करें, चले मतलब नहीं जी हमारा बंदा लगाएं, वहां लगाएं। ये इसलिए फंसे हम आज कि बहसियत मजमूई सारे इदारों ने इंक्रोचमेंट्स की और हम सारे फंस गए। एक अच्छी बात है, कुछ हो रहा है ना, बहस हो रही है, ये खुश हो वकला हमारे सारे के सारे कि हमने 75% बचा लिया। तो अच्छी तामीरी बहस लेके आए ना, बजाय ये तो मेरा ये तेरा। इस्लामाबाद में ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए रिफॉर्म्स तो हर इदारे में चाहे जरूरी हो, यहीं से सारे जज हो गए। एक सेकंड सर, ब्रेक लेना है सर, ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। रिफॉर्म्स तो साथ डेफिनेटली हर जगह उसकी गुंजाइश मौजूद रहती है, लेकिन सवाल असल में ये हो रहा है कि जो पहले एक स्मूथ एक सिस्टम था कि जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा, लेकिन अब 3 के दरमियान मुकाबला होगा और पार्लिमानी कमेटी बैठेगी और वो उनको इवेल्यूएट करेगी। अब पार्लिमानी कमेटी किसी जजेस को किस तरह से इवेल्यूएट करेगी, और फिर वो वाली बात है कि जजेस को ही पता होगा कि हमारा मुस्तकबिल इनके हाथ में है, तो वो उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकेंगे। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। वकला तहरीक का क्या मुस्तकबिल है, क्या कोई चलेगी, इस पर एहतजाज होगा, इस पर भी रियासत अली आज़ाद साहब से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी रियासत अली आज़ाद साहब कह रहे थे कि 70-75% जो है वो हमने अपनी चीज़ें मनवा ली हैं, या जो चीज़ें उनके मुताबिक ठीक नहीं थी या मुतनाज़ थी उनको हमने ख़त्म करवा दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आज गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने भी इस हवाले से बात की जिसका रीबटल शहरी रहमान साहब ने सेनेट में दिया भी। लेकिन पहले सुनते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे थे। मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं जैसे कि उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो मैं भी तस्लीम करता हूं कि ये उनका हक बनता है। लेकिन चूंकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है, तो मैं समझता हूं कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है। चले जी, मौलाना साहब अपनी बात कर रहे थे, लेकिन उनका काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं। शहरी रहमान साहिबा ने इसका जवाब दिया पार्लियामेंट में, यानी सेनेट के इजलास में। क्या कह रही थी वो भी सुन लीजिएगा। हमें हक ये नहीं है कि पार्लियामान अपने इख्तियारात को यकीनी बनाने के लिए आपके शफाफी अंदाज में कानून साजी करें। ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था, देखिए जी नाक था, तो हम नाक के सामने बीन नहीं बजाते। हम काले या सफेद नाक के सामने बीन नहीं बजाते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, हम उसे वहीं खत्म करते हैं जी। काला नाक खत्म किया गया, अगर था तो वो खत्म किया गया, ये कोई बात नहीं होती जी। तामीरी बात करें, मुल्क के हालात देखें जी, तामीरी बात करें, मुल्क के हालात देखें। रियासत अली आज़ाद साहब जरा कोई बता दीजिएगा कि ये तो हो गया, अब आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड पर है जो आपने खुद बताया, तो अब क्या करेंगे आप लोग सर? कोई ऑप्शंस हैं आपके पास? देखिए आमिर भाई बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी, मैं उनसे डिसएग्री नहीं करता, और कुछ चीजों से मुझे इख्तलाफ है। अगर इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि गन पॉइंट पे ये आप अमेंडमेंट करें, तो आपने पार्लियामेंट ने क्यों सरेंडर किया? ये क्यों किया आपने? क्यों इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ये रास्ता दिया? आप खड़े होते, आप सुप्रीम थे, आपका डोमेन था, आप उसको छोड़ दे। बाकी जजेस की तैनाती एक चैम्बर से होना ये भी नामुनासिब है। मैं बहुत सारी चीजों से आमिर भाई की बातों से एग्री करता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, ये मोस्ट सीनियर जजेस पे मुश्तमिल होगा। इस पे अनोमली ये है कि क्या इसके खिलाफ रिव्यू दिया गया है?
क्या इसके फैसले के खिलाफ अपील दी गई है? अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में होता है। दूसरी बात ये है कि अब आपने ये तो बना दिया, आपने बेंच भी कह दिया और फिर आपने एक जुडिशल उसके अपने इस बिल के अंदर ये भी दे दिया कि पैनल ऑफ जजेस होगा। तो इसमें आपने क्या कमाल कर दिया, आपने तो अदलिया को बिल्कुल दबोच लिया है। अब तो वो अपनी मर्जी से ना चलिए, अदलिया को उन्होंने दबोच लिया। मैं तो आपसे पूछ रही थी कि अब आपने क्या करना है, लेकिन मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा आमिर इलियास राणा साहब से पहले बात कर लूं। सर रुक जाइएगा सर, एक सेकंड सर, रियासत अली आजाद साहब एक सेकंड। इस पे फैसला करेंगे कि इन चीजों को हमने कैसे डिफ्यूज करना है और इसके ऊपर हमारा अगला लाए अमल क्या होगा, हम बुकला एक्शन कमेटी में इसको तय करेंगे। ठीक है आमिर इलियास राणा साहब, अब ये फरमाएगा कि चूंकि ये बात अभी मैं जिस तरह से कह रही थी कि हो रही थी कि कौन बनेगा अगला चीफ जस्टिस, तो कहा कि जी आईनी तरमीम आने दें। अब आ गई, मंजूर हो जाएगी, सेनेट से होगी, कौमी असेंबली से। क्या लगता है आपको, अब 3 होगा, 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई एक, कुछ अंदाज़ा है किसका अगला चीफ जस्टिस मुल्क का कौन होगा, या जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे? देखें, मंसूर अली शाह साहब ने अगर होना होता, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो फिर ये आईनी तरमीम ना आती। असल में जिस तरह इंक्रोचमेंट कर करके, तो क्या आप ये कह रहे हैं आईनी तरमीम मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए आई है? सीधी सी बात है। मतलब मैं तो कभी किसी के बारे में अब हम पे बात नहीं करता, ना मैं गवेड़े लगाता हूँ। मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ ना, कि क्यों आई है। इसलिए आई है कि तो सर इस आईनी तरमीम का मकसद, एक सेकंड सर, आप अगर जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सर, सॉरी मैं एक मिनट कुछ सेकंड दीजिएगा, यानी आपकी बात से मैं ये अक्स करूं कि ये आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह को साहब को चीफ जस्टिस से बनने से रोकने के लिए आई है, इससे अवाम का कोई लेना देना नहीं है, बाकी ऐसी बातें हैं। सब कुछ है उसमें, मंसूर अली शाह साहब को रोकना भी है और एक सिस्टम को इन्फोर्स भी करना है। कि ये बिल्कुल गलत बात हो गई है कि हर चीज अदलिया तय करेगी कि मैंने बुक वैल्यू पे घर चले जाना है, गाड़ी साथ ले जाऊंगा बुक वैल्यू पे, मैंने ये प्रिविलेजेस लेने और मैंने ऑर्डर कर दिया है, मेरे एक्सपेंडिचर तो आप चेक नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? पार्लियामेंट सब कुछ करे, लेके आए, यहाँ पोतड़े धो देते हैं हम सारे मीडिया वाले, पार्लियामेंट सारे सियासतदानों के। ये जजेस कहाँ से आए हैं? कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक है? पाकिस्तान के जज हैं, पाकिस्तान के खजाने को इस्तेमाल करते हैं, तो ऑडिट क्यों नहीं कराते जी? आप 3 पैनल पे, आर्मी चीफ आर्मी के सिस्टम से आता है ना, और उसमें से 5 का पैनल भी आता है कि फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को है, उसमें कोई भी नाम ABC हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो क्या वो सारा वक्त ये भाग रहे होते हैं कि जी मुझे आर्मी चीफ लगना है? ये आखिर में होता है कि जी आपने जो कोर्ट कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बना, एक सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल जब बनते हैं तो वो फौज एक सिस्टम में लाती है ना, ये जो जज लाते हैं, ये एवेल्युएशन हाई कोर्ट में अगर हो जाएगी कि हजरत साहब 10-10 दिन छुट्टी पे रहते हैं और किसी की मजाल नहीं है पूछ लें कि क्यों नहीं केस सुन रहे, तो भाई ये वैल्यूएशन कहीं तो होनी चाहिए ना। इन जजों की सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं देखते, तभी तो ये मसला बना है। ये लाखों केसेस इसलिए हैं कि हाई कोर्ट उस तरह काम नहीं कर रही कि सिविल जजेस से लेके और हाई कोर्ट बिल्कुल ठीक है, मेरे पास टाइम माजरत के साथ सर बिल्कुल खत्म हो गया। पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, माजरत टाइम खत्म हो गया। किसको देख रहे हैं अगला चीफ जस्टिस मुमकिन तौर पे? देखें, अगर याहिया अफरीदी साहब इनकार नहीं करते तो वही हैं, वरना फिर अमीनुद्दीन खान भी होंगे। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच आमिर इलियास राणा साहब और रियासत अली आज़ाद साहब आपका भी। और आमिर इलियास का कहना है कि अगर जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस होना होता तो फिर आईनी तरमीम ही ना आती। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।